हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, हम इसका पार्ट ए पढ़ चुके हैं और आज हम इसका पार्ट सी शुरू करेंगे जिसका नाम है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसलिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है कि आपको सिलेबस से पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं। तो हमारी थर्ड यूनिट के अंदर हमारा लेसन 10 है जिसका नाम है विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसमें हम ये यूनिट कर चुके हैं, मतलब 10th चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसे हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जाना, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में जाना, हेल्थ हाइजीन के बारे में जाना, जिसमें हमने स्वास्थ्य की परिभाषा और उसके तीनों आयामों की परिभाषाओं को पढ़ा, जिसमें सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने पोषण और स्वास्थ्य यानी न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में जाना, और पोषक तत्वों की क्या इंपॉर्टेंस है जिसमें हमने सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उनको प्रभावित स्वास्थ्य, पोषणात्मक स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ा। हमने फिर पढ़ा पोषण किसे कहते हैं और पोषण संबंधी समस्याएं क्या है और उनके परिणाम क्या हैं, जिसमें हमने कुपोषण यानी बुरा पोषण, जब व्यक्ति को सही मात्रा में और संतुलित मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वह कुपोषित हो जाता है, जिसके कारण उसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जिसमें हमने अल्प पोषण और अति पोषण के बारे में पढ़ा। अल्प पोषण, पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग, और अति पोषण, अति का मतलब होता है अधिक, यानी कि पोषण की अधिकता के कारण होने वाले रोगों के बारे में जाना स्टूडेंट्स हमने। उसके बाद हमने स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के बारे में जाना, हमने हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जाना, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो 10th चैप्टर का सेकंड पार्ट था उसमें हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में, एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में, फूड हाइजीन के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसका हमने उसमें जल सुरक्षा यानी वाटर सेफ्टी के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, पर आपकी सीबीएसई के सिलेबस में ये चैप्टर है, तो हमें इसे पढ़ना होगा। और इसका वीडियो मैं आपको बना के भेज चुकी हूँ, जिसमें हमने जल के बारे में पढ़ा, जल के महत्व के बारे में पढ़ा, उसके दैनिक उपयोग के बारे में पढ़ा, मानव शरीर में जल का क्या उपयोग है हमने इसके बारे में जाना, और पानी को शुद्ध करने की विधियों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो इसका पार्ट सेकंड है और एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इसका पार्ट थर्ड है, यह सी पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। इस 10th चैप्टर के काफी सारे पार्ट्स हैं, पर इस साल आपके सिलेबस में खाली पार्ट ए और सी पार्ट ही आ रहा है। ठीक है। हर वीडियो को बनाने से पहले मैं आपके साथ में सिलेबस को शेयर करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें, जितना सिलेबस में होगा मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी, और जो इस साल आ रहा है मैं आपको उतना ही समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हमारा टॉपिक है समय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ये जो इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। आज हम खाली टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और जो स्थान प्रबंधन है यानी स्पेस मैनेजमेंट की जो बात है, इसके लिए मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आऊंगी, हम उसमें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे समय प्रबंधन की परिभाषा पढ़ेंगे, आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है हम ये जानेंगे। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है और मैं ये एक्टिविटीज इस वीडियो में आपके लिए लेके भी आई हूँ। समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ेंगे। कारगर समय प्रबंधन के लिए सुझाव पढ़ेंगे, मतलब कारगर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि समय टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार किया जाना चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समय प्रबंधन की स्थितियां क्या है, चरम भार अवधि, कार्य चक्र, ये मैं आपके लिए सेकंड वीडियो में स्पेस मैनेजमेंट के साथ लेके आऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि इसके अधिगम उद्देश्य क्या हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में जान सकेंगे कि महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में समय और स्थान का वर्णन करेंगे। यानी हमने रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जिसमें समय, ऊर्जा, मनी को यानी कि धन, ज्ञान, नॉलेज, रुचि यानी इंटरेस्ट, कौशल यानी स्किल्स, सामग्री यानी मटेरियल, ये सब संसाधन होते हैं। और संसाधन वह होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और ये हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। तो ये सारा हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम जो 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हम उसके बारे में जानेंगे और वो 2 कौन से हैं, समय और स्थान। समय हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, इसमें एक बहुत आपके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपना टाइम, ये जो वैल्यूएबल टाइम है, अगर आप इसे वेस्ट कर देंगे तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अब आप 11th क्लास में आए हैं तो आप अपना एक टारगेट बना के आए हैं, मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे फ्यूचर में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपके लाइफ के कुछ लक्ष्य हैं और उसके अंदर अगर हम समय का व्यवस्थापन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, यानी समय एक सीमित संसाधन है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि समय एक सीमित संसाधन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है कि किस तरीके से आपको समय मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और अपनी पढ़ाई और अपने इंपॉर्टेंट कामों को किस दौरान समय के अंतर्गत करना चाहिए। समय और स्थान के प्रबंधन की जरूरत का विश्लेषण कर सकेंगे। एनालिसिस द नीड फॉर मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस। हमें विश्लेषण करना है किसका, स्थान और समय के प्रबंधन की क्या जरूरत है। हमें यह जानना होगा कि यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समय और स्थान के प्रबंधन के तरीकों के बारे में जानेंगे। डिस्कस वेज ऑफ मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस की चर्चा करेंगे। 4th ऑब्जेक्टिव इज समय प्रबंधन के साधनों की चर्चा करेंगे। डिस्कस टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट के कौन कौन से साधन हैं। और 5th पॉइंट है स्थान नियोजन के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग स्पेस। हमें लिमिटेड जो स्थान है हमारे पास, उसका व्यवस्थापन किस प्रकार करना चाहिए, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम अपना चैप्टर 1st ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वे संपत्ति, द्रव, नीतियां होती हैं जिसका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन हम 4th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। संपत्ति और द्रव निधियां किसे कहेंगे, जैसे कि धन है, तो धन जो होता है वो हमारे पास आता है और हम किसी दूसरे को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दे देते हैं। और बहुत सारी सामग्री का हम यूज करते हैं, जैसे भौतिक संसाधन के अंतर्गत हमारे फर्नीचर है, हमारा बुक्स हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, कुर्सी, टेबल, ये सब हमारे भौतिक संसाधन हैं। इस प्रकार इन सभी संसाधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। धन, समय, स्थान और ऊर्जा संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ये संसाधन किसी व्यक्ति की लिए संपत्तियां होती हैं, उनकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति विरले ही हो पाते हैं। विरले ही हो पाते हैं का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वर्ड मुझे यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये शब्द दिए हुए हैं। और अच्छा है, मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप सिंपल भाषा लिखो, और मेरा ये व्यू है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे इन शब्दों को लेके आ रही हूँ तो इस बहाने आपको इन शब्दों का अर्थ पता चलेगा और आपके लिखने और याद करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। तो बहुत अच्छा है, हमें थोड़े से कठिन शब्दों को भी पढ़ना चाहिए और उनके वर्ड मीनिंग को जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि धन, समय और स्थान और ऊर्जा संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ये संसाधन किसी व्यक्ति के लिए संपत्तियां होती हैं।
यानी ये हमारे लिए संपत्तियों की तरह होता है। जैसे घर बना रहे हैं तो वो हमारी संपत्ति है, पैसा हमारी संपत्ति है, जो धन हमारे पास होता है वो हमारी संपत्ति है, जो जगह है वो हमारी संपत्ति है। तो इस प्रकार ये हमारी संपत्तियां होती है और इनकी प्रचुर मात्रा, मतलब ये अधिक मात्रा में बहुत कम लोगों को मिलते हैं। यानी कि जो अगर हम आर्थिक स्तर से देखें तो तीन भागों में बंटे हुए हैं। अधिक अमीर जो लोग हैं, मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, और जो गरीब परिवारों से संबंधित करते हैं। यानी सभी को ये रिसोर्सेज चाहत के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि बहुत अधिक मात्रा में जो लोग अमीर हैं, तो उन अमीर लोगों की संख्या बहुत कम है जिनके पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। बाकी जितने भी जो मीडियोकर लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इन संसाधनों को प्राप्त करते हैं। पर सभी को ये उपलब्ध तो होते हैं, पर किसी को बहुत अधिक मात्रा में, किसी को कम मात्रा में और किसी को बिल्कुल नहीं उपलब्ध होते हैं। और ये हर किसी को समान रूप से उपलब्ध भी नहीं होते हैं। अतः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक है। लक्ष्यों को प्राप्त करना, हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि आपके भी लाइफ के बहुत सारे लक्ष्य हैं कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं डाइटिशियन बनना चाहती हूँ, मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहती हूँ, या मैं कहीं एजुकेशन में कुछ काम करना चाहती हूँ। सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग एक लक्ष्य निर्धारित हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए इन सभी संसाधनों का, सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत आवश्यक है, उनका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे आपको जो मनी मिल रही है, वो मनी आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आपको आपकी बुक्स लाने के लिए, कॉपीज लाने के लिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मगर अगर आप उस पैसों को कहीं दूसरी जगह वेस्ट कर दोगे, तो आपके जो लक्ष्य हैं वो रह जाएंगे। आपको जो सामान लेना था और उससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना था, वो आपका बीच में ही रह जाएगा। यानी इन संसाधनों को बेकार गवा देने या उचित रूप से प्रयोग ना करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पिछड़ सकते हैं। हमें इनका सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए और इनकी महत्ता को जानना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम इन रिसोर्सेज का सही मात्रा में यूज करें और उससे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। संसाधनों का सामयिक और कुशल प्रबंधन इनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम इन्हें इफेक्टिवली यूज करें, कुशल प्रबंधन करें इसका, तो ये जो है ये हमारे इष्टतम उपयोग को, यानी कि हम इनके अधिक से अधिक इनका उपयोग करेंगे और हम अपने कौशल के द्वारा, अपने टाइम को मैनेजमेंट करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन वे संपत्ति, द्रव नीतियां होती हैं जिनका उपयोग हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब द्रव निधियां जो वर्ड यूज हुआ है, इसमें आप लिख सकते हैं, जो आपने 4th चैप्टर में भी डेफिनेशन पढ़ी है, आप उसको भी लिख सकते हैं कि संसाधन के अंतर्गत समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, सामग्री इत्यादि सब संसाधन आते हैं। और संसाधन वह होते हैं जिनका यूज हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं, किसी एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं, और उसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समय प्रबंधन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, यानी संसाधनों के किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। अब हम टाइम मैनेजमेंट क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो समय सीमित है और उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और ये उसमें सभी वो लाइनें लिखी हुई है जो आप सुनते हो, अपने टीचर से सुनते हो, अपने पेरेंट्स से सुनते हो। आप सुनते हो ना, अब वो आपको बोलते हैं कि समय बहुत लिमिटेड है और इसमें सभी के पास 24 घंटे होते हैं। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस 24 घंटे का उपयोग किस प्रकार करते हो। तो
समय को आप सभी जानते हैं, पहले वर्ष में, महीनों में, दिनों में, घंटों में, मिनट में, और मैं अगर बोलूं कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड्स है। हमें अपना एक सेकंड भी खराब नहीं करना चाहिए और हमें उसका यूज करना चाहिए। यूज करने का मतलब यह नहीं है स्टूडेंट्स कि हम सारा दिन पढ़ते रहें, नहीं, आप पढ़ें, आप एंजॉयमेंट भी करें, आप उसमें रेस्ट भी करें, आप उसमें मनोरंजन भी करें, हर तरीके से आप अपने उस समय का सदुपयोग करें। हमें हर रोज 24 घंटे का समय मिलता है जिसका उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह समय को नहीं रोक सकता, ना ही इसकी गति को तेज धीमी कर सकता है, और बीता हुआ समय कभी वापस भी नहीं आता है। तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल अपने मन में बिठा लेना है, और आज से ही ये चैप्टर समझने के बाद क्योंकि अब थोड़े समय बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समय के प्रबंधन के बारे में बता रहा है। और इसमें बताया गया है कि सभी के पास 24 घंटे का समय है और हमें उसका सही रूप से सदुपयोग करना चाहिए। तेजी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल, काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है, समय बहुत कम रहता है, और इसके एक दिन के अंदर हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें हमारे घर में काम होते हैं, हमें स्कूल में पढ़ना होता है, और हमें उसका स्कूल के द्वारा जो होमवर्क दिया जाना है वो करना होता है, और काम में हमारी अपेक्षाएं और हमारी जिम्मेदारियां होती है। यहाँ अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए स्टूडेंट आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर हैं तो छोटे बहन भाइयों के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आप उन्हें पढ़ाएंगे, आप उन्हें अच्छी बातें सिखाएंगे। तो ये तो जो टाइम है, ये इसको हमें किस तरीके से मैनेज करना है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस सभी को बतानी होती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि जब जैसे ही कोई बच्चा क्लास को टॉप करता है, या कोई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को टॉप करता है, तो उसका एक इंटरव्यू आता है और उसमें वो अपने बताता है कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था, वहां पे एक शब्द हमेशा यूज होगा कि मेरा एक टाइम मैनेजमेंट था, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ता था, उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को पूर्ण करता था या करती थी। तो यहाँ पर ये जो है ना कि प्रबंधन कौशल विकसित करना बहुत जरूरी है। आपको ये स्किल्स आने चाहिए कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। मतलब मैं दोबारा उसी लाइन को रिपीट करूंगी कि समय प्रबंधन का अर्थ यह नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ाई करें या एक ही काम में लगे रहें। यहाँ पे मैं ज्यादा पढ़ाई का ही एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया चैप्टर है और आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही बात बोलूंगी। ठीक है? तो आपका समय पढ़ाई के लिए है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए है, पर इसके साथ साथ आप उसमें समुचित विश्राम भी करें और मनोरंजन भी करें, क्योंकि बिना मनोरंजन के हम बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। हमें हर थोड़े से टाइम के बाद अपने आप को उस थकान से हटाने के लिए और देखो, यहाँ पे एक थकान की भी डेफिनेशन होती है कि हम अगर एक ही जैसा काम लगातार करते जाते हैं तो थोड़े समय में हमें थकान महसूस होती है। और ये जो थकान होती है वो दो तरीके की होती है। ये आपके अभी यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये इस लाइन से संबंधित है। अब ये थकान दो तरीके की कैसी होती है? एक तो हो गई मानसिक थकान और एक हो गई शारीरिक थकान। मानसिक थकान यानी हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो हम थोड़े समय बाद ऊब जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए होता है। इसीलिए आपके स्कूल के टाइम टेबल में भी अगर आप देखें तो 4 क्लास होने के बाद में आपका आधे घंटे का समय रखा जाता है, 20 मिनट का समय रखा जाता है, जिसमें आप मनोरंजन करें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, जिससे कि आगे आने वाली 4 क्लासों में आप ध्यान से पढ़ सकें। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम समय प्रबंधन की बात करेंगे कि समय प्रबंधन का क्या सिद्धांत है। समय प्रबंधन का जो प्रिंसिपल है, टाइम मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, वह है कि व्यस्त होने की बजाय परिणामों पर ध्यान देना।
हमें यह देखना चाहिए कि हमारा काम खत्म हो रहा है या नहीं, हम उस परिणाम तक, उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं या नहीं। यह टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सिद्धांत है। लोग प्राय अधूरे काम के बारे में चिंतित होकर दिन बिता देते हैं, जिससे उपलब्धि बहुत कम होती है। यानी कि लोग सारा टाइम इस बात की टेंशन में रहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, अब ये काम किस तरीके से होगा। अगर वह इस जिससे उपलब्धि, अगर यह इस टेंशन को छोड़ दे तो वो उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे। जिससे उपलब्धि बहुत कम होती है, मतलब दबाव के कारण, टेंशन के कारण, चिंता के कारण जो अचीव करना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हम अपने आप को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। अगर यही काम हम उस काम को खत्म कर देंगे तो हमें यह मानसिक परेशानी नहीं होगी और हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है कि हमें व्यस्त होने की बजाय हमें परिणामों पर ध्यान देना है कि हम उस परिणाम को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। हम जिस टारगेट को लेके चले हैं वह हमारा प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, वह गोल और लक्ष्य हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यही हमारा समय प्रबंधन का सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ छात्र परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय बिता देते हैं। वह अगर इस चिंता करने की बजाय पढ़ाई करें, अपना समय का व्यवस्थापन करें, अपने समय को इस प्रकार से क्रम से विभाजित करें कि किस समय उन्हें कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लिख के याद करें तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। खाली पढ़ने से कभी कोई बात हमें याद नहीं रहती है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम लिख लिख के याद करें, जिससे हमारी जो राइटिंग की मिस्टेक है वो भी कम होगी, हमें लंबे समय तक याद रहेगा और हमारे वो नोट्स भी बन जाएंगे। तो इसके कारण हमारा जो समय है वो सेव होगा, वो बर्बाद नहीं होगा, और आप जब वापस उसे रिकॉल करने बैठेंगे तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो हमें टेंशन करने की बजाय, चिंता करने की बजाय अपने समय को मैनेज करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। समय प्रबंधन की शुरुआत व्यवस्थित नियोजन से होती है। नियोजन यानी योजना बनाने से, प्लानिंग करने से होती है। कोई भी काम है उसको प्रारंभ करने से पहले उसकी योजना बनाना और उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आप 11th क्लास में आए तो 11th क्लास के अंदर हर सिलेबस को पहले, प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस की पहले योजना बनाई जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है कि कौन सा चैप्टर कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा। उन बच्चों को रिवीजन का भी टाइम दिया जाता है। तो पूरे साल का आपके सामने एक योजना बना के आपको सिलेबस के रूप में दिया जाता है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय योजना जरूरी है। तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन सिस्टम का टाइम मैनेजमेंट देखेंगे तो वो एक पहले से ही पूरे साल की प्लानिंग करके दे देते हैं कि इस समय मिड टर्म होंगे, इस समय UT1 हो रहा है, UT2 हो रहा है, अब मिड टर्म हो रहा है, अब फाइनल एग्जाम हो रहा है, इस फाइनल एग्जाम के से पहले इतना रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। यानी एक योजना बना ली जाती है, पूरे सिलेबस को एक प्लानिंग के साथ बच्चों के सामने रखा जाता है और टीचर उसे उसी दौरान उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि बच्चों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे हमने समय योजना की बात की और हमने यहाँ पे समय प्रबंधन के सिद्धांत की बात की। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको जरूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में जान सकेंगे कि आपका समय मैनेजमेंट, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से है। तो आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है, समय और गतिविधि नियोजन के संबंध में अधिक जानने से पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि आपका अपना समय प्रबंधन कितना है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को समझ रहे हैं, वो अपने अपने
को इस एक्टिविटी के द्वारा देखें कि उनका खुद का समय प्रबंधन किस प्रकार है। तो आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है कि ये आपको नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4। फर्स्ट जो क्वेश्चन अभी मैं बोल के बताऊंगी, आप इसमें अगर सोचते हैं बिल्कुल नहीं तो आप उसमें 1 लगाएंगे। विरले ही यानी कि कभी कभी, मतलब कभी कभार उस काम को करना, तो आप उसमें 2 लिखेंगे। कभी कभी में 3 लिखेंगे। प्राय यानी कि आप उसको हमेशा करते हैं। प्राय यानी कि काफी मतलब उसकी बार बार उस काम को करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर और सदा यानी हमेशा ही करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप 5 नंबर लिखेंगे, यानी बिल्कुल नहीं में 1, विरले ही में 2, कभी कभी में 3, प्राय में 4 और सदा में 5। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप दिन में अपने उच्चतम प्राथमिकता वाले काम को पूरे कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भाई आज आपने सोचा कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो क्या आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर करते हैं, कभी कभी कर पाती हूँ, प्राय कर लेती हूँ या हमेशा करती हूँ, तो इस हिसाब से आपको ये नंबर इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अपने सभी कामों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। आपने सोचा कि पहले मैं होम साइंस का काम कर लेती हूँ, फिर मैं हिस्ट्री का काम करूंगी, फिर मैं पॉल साइंस का काम करूंगी, फिर मैं हिंदी इंग्लिश, इस तरीके से आपके दिमाग में एक प्लानिंग होती है। तो क्या आप उसको क्रमबद्ध तरीके से कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे, नंबर डालेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप अपने काम निर्धारित अवधि में पूरा कर लेते हैं। मतलब जो आपने टारगेट लिखा अपने टाइम टेबल में कि मैं 1 घंटे में होम साइंस का इस चैप्टर के नोट्स बना लूंगी, या 1 घंटे में मैं होम साइंस के इस चैप्टर को याद कर लूंगी, तो क्या आप उस अवधि में कर सकते हैं। यदि करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आप ये नंबरिंग यूज करेंगे। क्या आप जो काम करते हैं उन पर बिताए गए समय का लेखा जोखा रखते हैं, यानी आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं, कोई कॉपी मेंटेन करते हैं जिसमें आप ये सारी बातें लिखते हैं कि मेरा आज का टाइम टेबल क्या है, कल का क्या था। आप कितनी बार बिना ध्यान भंग के और बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है टीवी में और आप कहते हो नहीं मुझे अभी ये सीरियल नहीं देखना है, मुझे पहले अपना काम कंप्लीट करना है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है पढ़ते पढ़ते और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये थोड़ा सा काम रह गया है, तो क्या आप उसको छोड़ के जो सोच रहे हैं वो करते हैं, या पहले आप अपने इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, देन आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं। नेक्स्ट है कि क्या आप किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के निर्णय के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यानी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए कोई टारगेट बनाते हैं। क्या आप अनहोनी से निपटने के लिए अपनी सूची में अतिरिक्त समय की गुंजाइश रखते हैं, यानी कि जो आपका टाइम टेबल है वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल है कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे थे, उस दौरान आपके कुछ घर में गेस्ट आ गए और आपकी पढ़ाई उस दौरान नहीं हो रही है, तो क्या आप उस एक दिन के टाइम टेबल में अपना कुछ टाइम ऐसा पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि मैंने अगर ये काम इस दौरान नहीं किया तो मैं उस काम को शाम को कर लूंगी। तो क्या ऐसा कुछ होता है। क्या आप सौंपे गए किसी एक नए काम को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता देना यानी उसे जो आपको काम सौंपा गया है अगर तो आप उसको प्राथमिकता देते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, तो क्या आप उस काम को प्राथमिकता देते हुए पहले उस काम को कंप्लीट करते हैं। क्या आप निर्धारित समय सीमा तथा प्रतिबंधताओं के दबाव में आए बिना अपने काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब आप टेंशन में ना आए और एक समय सीमा के अंतर्गत उस काम को पूरा कर सकते हैं। या दबाव में मत ना आना, मतलब कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, आप स्वयं भी फील करते होंगे या आपकी कोई फ्रेंड्स भी, जैसे कि वो उनको थोड़ा सा ही काम ज्यादा होता है तो उनके फेस पे नजर आने लग जाता है कि वो अंडर प्रेशर होके उस काम को कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपके साथ क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके लिए आप ये नंबर लिखेंगे। उसके बाद है कि क्या आप ध्यान भंग होने पर भी महत्वपूर्ण काम पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। ध्यान भंग होना, जैसे आपका मन आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स बाहर बहुत जोर जोर से बातें कर रही हैं, तो आपका भी मन करेगा मैं बातें करने चली जाऊं या उनके साथ घूमने चली जाऊं। तो क्या आप इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं प्रभावी ढंग से और उस काम को पूरा करते हैं या नहीं। क्या आप अपना काम
घर ले जाने की बजाय उसे कार्यस्थल पर ही पूरा कर लेते हैं। जैसे आप स्कूल आते थे तो आप सोचते थे कि नहीं, मैं घर नहीं लेके जाऊंगी, घर पे जाके मैं इसको रिवाइज करूंगी, लिखने का काम मैं यही कर लूंगी। और अगर एज ए टीचर मैं सोचूं, तो मैं अपने बारे में भी अगर बताऊं, तो मुझे भी लगता है कि क्या मैं जिस समय जो काम मिला हुआ है उसे उसी समय पूरा कर लूं, या अपने घर पे भी लेके जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप काम शुरू करने से पहले कार्यों को अथवा कार्य योजना की सूची बनाते हैं? मतलब एक सूची बना के रखते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, किस तरीके से करना है, वो क्रमबद्ध रूप से, कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये सारा अभी मैं आपको पीछे जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएगी उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी। तो आप किसी भी वर्ड को लेके चिंतित ना हो कि ये क्या है, अभी सब कुछ आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी ये मैं। तो आप शुरू करने से पहले अपनी कार्य योजना जो होती है वो किस प्रकार बनाई जाती है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। क्या आप किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए प्राथमिकता तय करने से पहले अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श करते हैं? जैसे आप अपने घर में किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या उनसे उनके राय पूछ रहे हैं, या आप अपनी टीचर से पूछ रहे हैं, या बड़े बहन भाई हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं समझती हूँ और मैं इसको ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, किन तरीकों का यूज करना चाहिए, तो आप क्या किसी दूसरे से परामर्श लेते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अपना काम शुरू करने से पहले यह विचार करते हैं कि इस काम पर कार्य पर समय लगाना उपयोगी होगा? मैं दोबारा से पढ़ती हूँ कि क्या आप अपना काम शुरू करने से पहले यह विचार करते हैं कि इस कार्य पर समय लगाना उपयोगी होगा? यानी कि आपको जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, फिर आपको लगता है कि अब मेरे नोट्स तो कंप्लीट है, तो क्या मैं क्वेश्चन आंसर करूं या ना करूं, इस पे अपना टाइम लगाऊं या ना लगाऊं? कोई चीज आती है उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं इस पे टाइम लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन है जिसका मैं चाहती हूं कि आप जरूर एक बार टिक लगाएं और समझें कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, और आपको जितना करते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको उसमें कितना बदलाव करना चाहिए। जब आपके ये सारा पूरा ये टेबल तैयार हो जाएगी, तो एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि इसमें एक में आपको एक ही लिखना है। जैसे ये पूरा क्वेश्चन है तो इसमें एक ही आंसर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ कि क्या आप दिन में अपने उच्चतम प्राथमिकता वाले काम को पूरा करते हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया प्राय, यानी आप इसमें खाली 4 नंबर डालोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ये जितने भी आपके उसके बाद आएंगे ना, उसको आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। मैं इसका तरीका बताती हूँ आपको, अपने आंसर कैसे प्राप्त होंगे, कि आप अपने समय का प्रबंधन बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और इसे बेहतर बनाने के अनुसार आप इसकी जांच करें। अब जांच करने के लिए आपको क्या जांच करेंगे, तो इसमें अगर आप इसको जोड़ेंगे, अगर आपका आंसर 46 से 75 के बीच में आपकी जोड़ आती है, कैलकुलेशन आती है, इसका अर्थ है कि आप अपने समय का प्रबंधन बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और आपको इसे और अच्छा बनाने के लिए जांच करनी चाहिए। अगर आपका आंसर 31 से 45 तक आ रहा है, 31 से 45 तक आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि कुछ पहलुओं में आप अच्छे हैं किंतु अन्यत्र में सुधार की गुंजाइश है। के अनुसार आप मूल मुद्दों पर ध्यान दें और पूरी संभावना है कि आपको कार्य में कम तनावपूर्ण लगेगा। अब आप इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ काम तो अच्छे कर पा रहे हैं पर कुछ आपके सही प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद है कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपका आंसर 15 से 30 आ रहा है, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि दीर्घकालीन सफलता के लिए कार्य में अपने प्रभाव को सुधारने के लिए आपके पास बड़ा अवसर है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए आपको समय प्रबंधन कौशलों में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो अगर आपका आंसर, अगर आपकी इसकी जोड़ 46 से 75 के बीच में आती है, तो आप का अर्थ है कि आप बहुत प्रभावी ढंग से इस काम को कर रहे हैं। और अगर 31 से 45 तक आती है, यानी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ
पॉइंट्स को लेके इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आपके 15 से 30 के बीच में आता है, यानी कि आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसके कौशल में, उसके स्किल्स में सुधार लाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये एक्टिविटी जरूर करके देखें। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण क्या हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो हम पढ़ेंगे इसको कि अपना कार्य, ये आप लोग ध्यान से पढ़ें और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें स्टूडेंट्स। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि अपना कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दें, काम को टालने या उसे बचाव के उपाय करने में समय नष्ट ना करें। विद्यार्थी को घर पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए और फिर स्कूल का काम शुरू कर देना चाहिए। उसे दिन के समाप्त होने तक टालना नहीं चाहिए कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें अपना काम यथाशीघ्र ही शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी देर स्कूल से आने के बाद रेस्ट किया, खाना खाया और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। नियमित दिनचर्या से काम करें, यानी अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें। हर काम निष्पादित करने के लिए समय तय करें और फिर उसे निभाएं, जैसे स्कूल का काम पूरा करना, घर का कामकाज करना और फिर अन्य कार्य करना। छात्रों को प्रतिदिन का नियम बना लेना चाहिए कि बिना विलंब किए समय से पूरा काम करना चाहिए, यानी कि अपना जो समय है उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि 10 से 11 बजे तक आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 12 से 1 बजे के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कब करेंगे, खाना कब खाएंगे। सारा कुछ अपना जो टाइम है उसको मैनेज कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उसमें लेट नहीं करनी चाहिए। अपने कामों की प्राथमिकता तय करें। कोई भी नया काम हाथ में लेते समय सुनिश्चित कर लें कि वह पहले चल रहे काम कार्यों पर प्रभाव तो नहीं डालेगा। एक ही समय में बहुत अधिक गतिविधियां शुरू नहीं करनी चाहिए। कि जैसे आप एक काम कर रहे हैं, आपको एक फाइल बनानी है होम साइंस की और उसके साथ आप सोच रहे हैं मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी फाइल बना लेती हूँ, मैं अब कलरिंग भी कर लेती हूँ और घर का भी कोई काम करने के बारे में भी अगर आप अपने दिमाग के बारे में सोच रहे हैं, साथ में आप सोच रहे हैं मैं टीवी का ये प्रोग्राम भी देख लेती हूँ, तो बहुत सारी गतिविधियां एक साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समय कम हो और कार्य अधिक हो तो ऐच्छिक कार्यों को बाद में करें और अनिवार्य कार्यों की गतिविधि को पहले पूर्ण कर लें। जो काम आपका पहले होना है, जैसे कि कल आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप पहले जिस सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट हो रहा है, होने वाला है, आप पहले उसकी तैयारी करें, बाद के सभी कार्यों को बाद में कर लें। जैसे किसी अ, जैसे यदि किसी छात्र की कक्षा में परीक्षा होनी है तो उसे पहले परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, फिर स्कूल का काम करना चाहिए और बाद में अन्य गतिविधियां करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण या कम प्राथमिकता वाले कामों की जिम्मेदारी ना ले। अगर हमें लगता है कि यह काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें कि हाँ यह काम मैं कर दूंगी। जो काम आपके हाथ में पहले है और जो इम्पोर्टेंट काम है आप पहले उसको पूरा करें और नहीं कहने की आदत डालें। समय कम हो और हाथ में काम ज्यादा हो तो कम महत्व वाले कामों के लिए ना कहने योग्य अपने को बनाएं। उदाहरण के लिए यदि छात्र को अगले दिन के लिए कोई काम पूरा करना है तो वह टेलीविजन देखना टाल सकता है। मतलब उसे लगता है कि कल मुझे कोई कॉपी का काम सबमिट करवाना है, तो जरूरी नहीं है कि वो उस दिन टीवी भी देखे। ये जो मनोरंजन के कार्य हैं उन्हें वो अगले दिन भी कर सकता है, पर जो पहले प्राथमिकता वाले काम हैं उन्हें पहले करना चाहिए। बड़े कामों को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा छोटा करके विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ का एक टारगेट है, हमें उसे अचीव करने के लिए छोटे छोटे से टारगेट बनाने चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। दिन भर के स्कूल के बड़े कामों को विषयों के अनुसार छोटे छोटे कामों में बांट लेना चाहिए। जैसे पहले आपने एक सब्जेक्ट का काम कर लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का काम कर लिया, इस तरीके से छोटे छोटे उसमें विभाजित करके समय का व्यवस्थापन करें और अपने कामों को पूरा करें। उन कार्यों पर ऊर्जा और समय नष्ट ना करें जिन पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत ना हो। यानी कि जहां जिन कामों पर जो जरूरी नहीं है उसको आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। जैसे कि आपको 5th चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप पहले
5th चैप्टर कंप्लीट करें। ऐसे नहीं कि आप कॉपी को डेकोरेट करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फाइल बना रहे होते हैं, तो वो जो फाइल में जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी है उसको कंप्लीट करना है, पहले उसको किया जाना चाहिए, डेकोरेशन का काम बाद में किया जाना चाहिए। एक समय में एक काम देखें, जब तक वह पूरा ना हो उसे बीच में ना छोड़ें, अपने काम को पूरा ही कंप्लीट करें, उसको बीच में ना छोड़ें। गतिविधि की सूची में आरंभ और अंत का समय निर्धारण करें, बिना अधिक समय लगाए हर विषय के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को हमें टाइम देना है और उसके लिए अपना टाइम टेबल बनाएं और अपना समय उस सब्जेक्ट के लिए निर्धारित करें। अपनी गतिविधि और कामों की एक सूची बनाएं, यह आपको हर काम के लिए समय प्रबंधन में सहायक होगा। दूसरे, पूरे दिन के लिए उपयुक्त समय सारणी बनाएं, जिससे उसमें फुर्सत के समय को भी सदा शामिल करें। यानी कि आप जब काम कर रहे हैं तो पहले अपने इंपॉर्टेंट कामों को करें और उसके लिए उसमें कुछ समय निकालें। जैसे 1 से 2 घंटा मैं टीवी देखूंगी, या 1 से 2 घंटा मैं म्यूजिक सुनूंगी, या 1 से 1 घंटे में अपने फ्रेंड से बातें करूंगी, अपने इंटरेस्ट का, अपने हॉबी का कोई काम करूंगी। तो जो फुर्सत के काम है आप अपने टाइम टेबल में उनको भी इंक्लूड करें, उन्हें छोड़े ना। नेक्स्ट पॉइंट इज गतिविधियों के प्रकार। ये जो गतिविधियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक या वैकल्पिक कार्य। अनिवार्य यानी कि वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? उदाहरण के लिए प्रतिदिन घर में धूल झाड़ना, साफ करना, स्कूल में दिए गए काम को पूरा करना, स्कूल के लिए तैयार होना, खाना पकाना, विश्राम करना, ये आपके दैनिक कार्य हैं। साप्ताहिक कार्य कौन से हैं? उदाहरण के लिए कपड़े धोना, कपड़ों पर इस्त्री करना, घर का साप्ताहिक सफाई करना, घर के लिए खाद्य सामग्री लाना, स्कूल के साप्ताहिक कार्य की तैयारी आदि करना। तो कुछ कार्य होते हैं, जैसे अगर अनिवार्य कार्यों को मैं बांटूं तो वह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, यानी रोज करने वाले कार्य, सप्ताह में करने वाले कार्य, महीने में करने वाले कार्य और साल में करने वाले कार्य। अब मासिक कार्य, महीने में करने वाले कार्य कौन से हैं? स्कूल की मासिक फीस देना, अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित करना। ये काम रोजाना नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अलमारियों को अगर हम महीने में एक बार भी ठीक कर लेंगे तो वो हमारा अगले महीने तक आने तक बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। वार्षिक कार्य है कि परीक्षा, स्कूल के वार्षिक समारोह का आयोजन, स्वास्थ्य की जांच, ये सब हमारे वार्षिक कार्य। जैसे आपके स्कूल में वार्षिक समारोह होता है तो उस समय सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, डांस की, अलग अलग एक्टिविटीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये सब वार्षिक कार्य हैं। और अगर मैं घरेलू आधार पे बोलूं तो जैसे त्योहार आता है तो हम वार्षिक कार्य करवाते हैं, साफ सफाई करना। स्पेशली त्योहार, हम वैसे तो हमेशा ही साफ सफाई करते हैं, पर हम कहते हैं नहीं दिवाली आने वाली है तो हम 4-5 दिन का समय लेके रखते हैं जिसमें हम पूरे घर की एक साथ सफाई करते हैं। ऐसे ही कुछ वार्षिक कार्य हैं, जैसे अब वार्षिक एग्जाम आने वाले होते हैं तो हम उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं कि अब हमारे एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये 2 प्रकार से इन्हें बांटा है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य को फिर 4 भागों में बांटा है, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य और वार्षिक कार्य। और ऐच्छिक कार्य या वैकल्पिक कार्यों का उदाहरण है यात्रा पर जाना। ये हमारी इच्छा है कि हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। घर में पेड़ तथा जड़ी बूटियों के पौधे लगाना और उत्सवों में भाग लेना, तो ये हमारे वैकल्पिक कार्य हैं, ये हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हमारे ऐच्छिक कार्य हैं। तो हमें अपने कार्यों का सही प्रकार से सूची बना लेनी चाहिए और उसका टाइम मैनेजमेंट के अनुसार उस कामों को पूरा करना चाहिए, समय का व्यवस्थापन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समय समय योजना व्यक्ति की निजी जरूरतों के अनुसार बनाई जाती है। यानी कि जो समय योजना है वो व्यक्ति की निजी जरूरतों के अनुसार बनाई जाती है। हर व्यक्ति के लक्ष्य तथा अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं, नित्य कर्म भी तदनुसार होते हैं। उदाहरणतः किसी छात्र की समय योजना उस व्यक्ति से बहुत भिन्न होती है जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्टिविटीज लगा रखी है। एक तो स्टूडेंट्स की जो टाइम टेबल है वो अलग होगा और कोई बाहर काम पे जाता है तो उसका टाइम टेबल अलग होगा।
तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये सब आप अपने टाइम टेबल को देखना, ये आपको एक मतलब एक आइडिया दिया हुआ है, पर आपके सबके इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपने एक दिन की समय सारणी बनाएं और उसे लिखें। तो आपको इस तरीके से अपने एक दिन की समय सारणी बनानी है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या आप से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप अपने एक हफ्ते की समय सारणी बनाएं। तो दिन की या हफ्ते की ये अलग अलग होती हैं, आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप इसका ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाएं। सबसे पहले 5 बजे जागना, फिर दैनिक गतिविधियां करना, पढ़ाई करना, रसोई के काम में मदद करना, फिर 7 से 7:30 यानी आधे घंटे का जो टाइम दिया है वो नहाने में, स्कूल के लिए तैयार होने में, 7:30 और 7:50 तक नाश्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, 7:50 से 8 बजे तक स्कूल पहुंचना, स्कूल से घर में रहना, घर पहुंचना। अब स्कूल का अपना टाइम टेबल अलग होगा। फिर घर पे पहुंचे आप, उसके बाद कपड़े बदलना, मुंह हाथ धोना। आप हर काम के लिए एक अलग टाइम डिसाइड कर लेते हो कि 2:10 से लेके 3 बजे तक कपड़े बदलना, मुंह धोना, दोपहर का भोजन करना, 3 से 4 बजे तक विश्राम करना और सोना, 4 से 6 बजे तक पढ़ना, स्कूल से संबंधित सभी कार्य करना, फिर खेलना, रात्रि का भोजन करना और फिर रात को 10 बजे से लेके 5 बजे तक सोना। तो इस तरीके से ये आपकी एक दिन की दैनिक दिनचर्या है। तो आपसे प्रश्न में एक दिन का भी पूछा जा सकता है और सप्ताह का भी पूछा जा सकता है। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखें और उसके बाद उसका आंसर करें। यह तो था एक स्टूडेंट्स के लिए। अब है कि जो लोग बाहर जाके काम करते हैं तो उनके लिए सुबह सोकर उठना, गाय को चारा देना, दूना, उसको स्नान करना, पूजा करना, खाना बनाना, परिवार को खिलाना, खेतों में काम करना, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के आधार पर उसकी अलग दिनचर्या होती है। तो यह व्यक्तिगत रूप पर निर्भर करती है, प्रत्येक व्यक्ति की समय सारणी अलग अलग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कारगर समय प्रबंधन के लिए सुझाव किए जाने योग्य कार्यों की सरल सूची बनाएं। इससे आपको गतिविधि करने के कारणों और उन्हें पूरा करने में के समय सीमा की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जो समय प्रबंधन है उसके लिए सुझाव किए जाने योग्य कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या क्या गतिविधि है, क्या क्या काम हमें करने हैं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर लिखना है यानी क्रम संख्या। उसके बाद आपको क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में लिखना है। पूरा करने के लिए दिन और तिथि, यानी आप कहते हो कि मैं 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लूंगी, 5 से लेके 7 तारीख तक मैं होम साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लूंगी, यानी आप तिथि लिखोगे और दिन लिखोगे। फिर गतिविधि करने के लिए कारण कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं उस दौरान उसे लिखेंगे। उसके बाद है दैनिक और साप्ताहिक योजना सारणी। जैसे आप एक दिन की बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको लास्ट स्लाइड में समझा दिया है। अगर आपको साप्ताहिक बनानी है तो उसके लिए आप जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह सप्ताह के नाम लिखेंगे और उसके बाद घंटों को लिखेंगे। अब उसमें आप समय के बारे में लिखेंगे कि सुबह 7 से 8 बजे तक का समय, 8 से 9 बजे तक का समय, 9 से 10। इस तरह आप जिस भी तरीके से अपने अपने टाइम टेबल बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप योजना बनाएंगे। नेक्स्ट है कि दीर्घावधि योजना सारणी, पूरे साल के लिए बनाई जाने वाली सारणी। जैसे कि आप देखोगे, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपका सिलेबस प्लान किया जाता है तो वो पूरे साल को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि इस महीने तक आप इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इस नेक्स्ट मंथ में आपके इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर है होम साइंस के, तो जनवरी से लेके और दिसंबर तक आप किस तरीके से उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे उसकी सारणी बनाना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके समय व्यवस्थापन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें दैनिक दिनचर्या बनाना, साप्ताहिक बनाना और वार्षिक रूप से बनाना ये बताया गया है। यहाँ पर मैं इस पार्ट 1 को खत्म कर रही हूँ। अब मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊंगी। जब तक आप इसके नोट्स बनाएं और इसे याद करें और इसे समझें। जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट सेकंड वीडियो लेके आती हूँ उसमें हम स्पेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करने में
कमी ना रखें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू वेरी मच।